हर चैप्टर में से क्वेश्चन होंगे कुछ उसमें, वो टेस्ट भी साथ इसके ना अटैच कर दूंगा। और बाकी जो मैंने जैसे कहा था कि नोट्स, वो किप्स के नोट्स हैं मेरे पास 9th क्लास के तमाम चैप्टर्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका एसएससी 1 का फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट रिसेंटली आया है और उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है, यकीनन उन्होंने सेकंड एनुअल का जो एग्ज़ाम है उसमें अप्लाई कर लिया होगा और 10 सितंबर से उनके सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कॉमनली मार्क्स जो है वो फेडरल बोर्ड में कम हुए हैं। उनमें एक फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट भी शामिल है कि एवरेज मार्क्स जो हैं इस दफ़ा स्टूडेंट्स के कम हुए हैं। उसकी कुछ वजूहत में से एक ये है कि पेपर अब एसएलओ बेस्ड हुआ है, तो स्टूडेंट्स उस तरह इन डेप्थ स्टडी नहीं कर सके थे और पहली बार आप फिज़िक्स का पेपर दे रहे होते हैं एसएससी 1 में, तो आप थोड़ा सा यूज़ टू नहीं होते। तो आप सेकंड एनुअल में आप उससे बेहतर प्रिपेयर कर चुके होते हैं एंड यू हैव मोर नॉलेज अबाउट द पेपर पैटर्न एज वेल। तो फिज़िक्स का एटलीस्ट जो पेपर है अब आपका सेकंड एनुअल का है, उसके लिए कुछ थोड़ा सा हेल्पिंग टिप्स मैं आप लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिज़िक्स के एसएससी 1 के कोर्स में हैं वो इंशाल्लाह बताऊंगा। बल्कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन भी मैं साथ साथ आपको इस वीडियो में या अगली वीडियो में सॉल्व करके साथ साथ बता दूंगा। तो उसके अलावा अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको हुई इंडिविजुअली, तो वो आप मुझे वीडियो के कॉमेंट में बता देंगे, तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताता जाता हूँ। उसके बाद मैं एक और काम ये करूँगा कि पूरी फिज़िक्स की इस बुक के बहुत अच्छे मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, जिनमें से आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी और पेपर की तैयारी जो है वो कोर्स के मुताबिक कर सकेंगे। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो आपको नोट्स कैसे मैं आपको दे दूँगा। और फिर एक दो पेपर्स आपको बना के दे दूँगा, वो आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले क्विकली देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो चैप्टर नंबर 1 में आपने सबसे पहले देखना है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, उनके लीस्ट काउंट, उनके ज़ीरो एरर को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो ये ज़रूर आपने दो चीज़ें आपने ज़रूर पढ़नी है। वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट जो है उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, और फिर उसके बाद इसका ज़ीरो एरर क्या होता है। तो लीस्ट काउंट देख लीजिए, यहाँ पर है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं इनको साथ साथ मार्क कर देता हूँ इन टॉपिक्स को। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर के ही ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। तो दोनों ज़ीरो एरर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। इसी तरह स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में भी लीस्ट काउंट है और लीस्ट काउंट के बाद फिर उसके बाद उसी तरह ज़ीरो एरर है स्क्रू गेज के अंदर भी, और ये इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये ज़रूर करना है आपने पहले चैप्टर में से। और उसके बाद पहले चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपने देखनी है, उसके रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के आपने यकीनन इससे पहले भी रूल्स पढ़े होंगे। एक तो सिग्निफिकेंट फिगर होती कौन सी फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, लेकिन बहरहाल ये रूल्स हैं, जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो या तो जनरल रूल्स का ही एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, राइट द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, या ज़ीरो के बारे में, सिग्निफिकेंट होने के बारे में जो रूल है, रूल नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, इसको जहन में रखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, और ये याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 आपका मेजॉरिटी पेपर जो है इन चैप्टर्स में से बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अक्सर आपको डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड यूनिफॉर्म स्पीड, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो और टाइप्स ऑफ मोशन, इनमें डिफरेंशिएशन ज़रूर आती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको टाइप्स ऑफ मोशन तमाम और उनकी एक एक एग्जांपल, आपको मार्क्स पूरे इसलिए नहीं मिलते कि आप सिर्फ डिफाइन कर देते हैं, एग्जांपल नहीं लिखते। तो देखिए टाइप्स में जैसे ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के बाद आप लाजमी उसकी एग्जांपल लिखेंगे, रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन, और ये तमाम एग्जांपल्स यहाँ पे बुक में गिवन है। जैसे अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक जो है कर्वलिनियर मोशन है, कर्व या सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं उसको। तो जो भी आप मोशन डिफाइन करेंगे उसकी एग्जांपल ज़रूर साथ लिखनी है आपने। फिर उसके बाद वेक्टर्स का टॉपिक है, और वेक्टर के टॉपिक में आगे चल के आएगा हेड टू टेल रूल, वो हम आगे देखेंगे।
नेक्स्ट है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ अगेन एज आई सेड, स्पीड की दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक वेरिएबल स्पीड होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वेरिएबल स्पीड होती है। तो यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड का डिफरेंस ये ज़रूर इस चैप्टर में से आपने करना है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट होगा टॉपिक, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स पे बाद में आता हूँ। वेलोसिटी, और वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। तो याद रखिए वेरिएबल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ। वेलोसिटी जो होती है ये बेसिकली दो चीज़ें इसको डिफाइन करती हैं, एक किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। बल्कि आप याद रख लीजिए कि वेलोसिटी जो होती है इट इज़ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी ये स्पीड ही होती है वेलोसिटी भी, लेकिन साथ डायरेक्शन को हम मेंशन कर देते हैं। तो अगर तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, बोथ आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो, अगर ये दोनों चेंज ना हो, तो जो वेलोसिटी आएगी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर इन दोनों में से एक भी चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। और फिर इससे ही कनेक्टेड अगला टॉपिक होता है एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन होगी ज़ीरो। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी, नहीं वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, चाहे स्पीड के चेंज होने से या चाहे डायरेक्शन के चेंज होने से, उस वक्त वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, या तो एक्सेलरेशन उसकी इंक्रीज़ कर रही होगी या डिक्रीज़ कर रही होगी। तो ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन देख लीजिए, द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी इसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं एक्सेलरेशन को। अच्छा, उसके बाद यू आर कंसर्न विद द ग्राफिकल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है मोशन का, ग्राफिकल एनालिसिस। इसमें दो तरह के ग्राफ आते हैं, एक होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आपके सामने ये चार ग्राफ बने हुए हैं। अब इन चारों ग्राफ्स में आपने किस चीज़ पर गौर करना है। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप भी बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं किसी लाइन की, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ और उसका आपने स्लोप फाइंड कर लें, उसकी स्लोप क्या बताती है, ये हमें बताती है स्पीड। फॉर एग्जांपल, पहला जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप ग्रेडियंट, उसको एम से डिनोट करते हैं, वो होती है ज़ीरो। तो अगर उसकी स्लोप ज़ीरो है इसका मतलब है उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़ीरो है। सेकंड ग्राफ, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, एम इज़ कांस्टेंट, स्लोप इज़ कांस्टेंट, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट है। और थर्ड ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो कर्व की सूरत में स्लोप कांस्टेंट नहीं है, कर्व ऐसे ऊपर की तरफ कर्व हो रही हो तो स्लोप इंक्रीज हो रही होती है। स्लोप इंक्रीज का मतलब स्पीड इंक्रीज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका एक ग्राफ बना हुआ है उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। तो ये चार बातें आपने ध्यान में रखनी है सिर्फ, स्लोप कांस्टेंट यानी स्लोप ज़ीरो सॉरी, और स्पीड ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट, स्लोप इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीजिंग। इस ग्राफ को रिप्लेस करते हैं एक स्पीड टाइम ग्राफ से, सब कुछ ये फिगर्स वही रहें, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम के बजाय स्पीड टाइम लिखते हैं। आगे देखें, यही चार बातें मैं वहाँ पे लिख दूंगा, ये उसका ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए आगे आएगा स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ का भी एनालिसिस बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्पीड टाइम ग्राफ के एनालिसिस में भी इसी तरह के चार ग्राफ होते हैं। अब जो स्पीड टाइम ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है आपके सामने, स्पीड टाइम ग्राफ में आपको दो बातें याद रखनी है, स्पीड और टाइम ग्राफ अगर आपके पास हो, स्पीड वर्सेस टाइम, तो उसमें जो स्लोप है वो किस चीज़ को बताती है, उसकी स्लोप बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो कुछ आप ग्राफ की स्लोप के बारे में कहेंगे वही एक्सेलरेशन के बारे में होगा। जैसे ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में देखें ए से बी तक ये लाइन है हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0। तो इसकी स्लोप 0 है, इसका मतलब स्लोप एक्सेलरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्लोप है कांस्टेंट, तो इस पोर्शन में स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। और दूसरी बात, ये पहली बात है स्लोप, दूसरी बात जो इस स्पीड टाइम ग्राफ से आपको मिलती है वो है एरिया अंडर द ग्राफ। ये याद रख लें, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी इस ग्राफ की इस लाइन के नीचे जो कुछ एरिया है वो हमें क्या चीज़ बताता है, वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें दो चीज़ें बताता है, एक स्लोप हमें बताती है एक्सेलरेशन के बारे में, और एरिया हमें बताता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बारे में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ ये चार बातें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ऊपर बताई हैं, और ये दो बातें याद रखनी है इस स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। तो आप बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट की हुई है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, वो स्लोप से फाइंड आउट किया हुआ है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड आउट किया हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ से फाइंड आउट किया है एरिया अंडर द कर्व से। ठीक है, अच्छा जी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें अब ये जो भी मैंने आपको बताया था कि वही ग्राफ्स जो भी थोड़ी देर पहले डिस्टेंस टाइम के थे, अब वो स्पीड टाइम हो गए, सिर्फ यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे टाइम हो गया। तो यहाँ पर पहला ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पे स्लोप है 0, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0। स्लोप का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल के ऊपर है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल के ऊपर है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसकी स्लोप है 0, लिहाजा इसकी एक्सेलरेशन है 0। ये नहीं कहेंगे इसकी स्पीड 0 है, स्पीड 0 नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप 0 है, यानी स्लोप 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 है। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप जो है वो है कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, एक्सेलरेशन को। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें आपसे कहा जाए कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस बना देनी। उसके बाद है ये कर्व्ड लाइन, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस तरह की जो कर्व होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप इंक्रीज कर रही है। स्लोप इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और वो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करती चली जा रही है। फिर अब ये आपका जो कोर्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब जो नया फ्रेश 9th का कोर्स आया उसमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं है, तो आपका वो लास्ट बैच था जिसमें इक्वेशंस पूरी तरह डिराइव होकर आपने करनी थी 9th के क्लास में। तो ये डिराइव करने वाली इक्वेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इस बार आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करने के लिए आएगी, लेकिन आपने प्रैक्टिस इन तमाम इक्वेशंस की डेरिवेशंस की करनी है। ये बुक पे भी गिवन है डेरिवेशन कि आप कैसे डिराइव करते हैं ग्राफ से ही, तो ग्राफिकल डेरिवेशन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए हम जब डिराइव करने लगते हैं तो उसमें याद रख लें आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस के लिए आपने इस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये है एक ट्रायंगल और ये दूसरी है नीचे एक रेक्टेंगल। तो आपने टोटल डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो है इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया, और दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने इस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना। अब ये जो फिगर अभी मेरे सामने बनी हुई है, इस पूरी फिगर का नाम है ट्रेपीजियम, तो आपने इसको ट्रेपीजियम ही रखना है और इस ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगा देना है। ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर दें तो यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड। ये थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आई थिंक इस दफ़ा थर्ड आएगी, लेकिन बहरहाल देख लीजिएगा। और हाँ, ये एक दफ़ा पेपर में क्वेश्चन 2-3 दफ़ा बल्कि देख चुका हूँ आया कि एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी वो वर्टिकल मोशन है, तो उस वक्त जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसी होती हैं, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। यानी आपने यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देना है जी से और एस को रिप्लेस कर देना है एच से, तो आपकी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। बाकी इसमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल्स मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह साथ साथ इस चैप्टर के अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट इसमें चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत इस चैप्टर में से आते हैं।
तो डायनामिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो न्यूटन के लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेटमेंट के लिहाज से। यानी अगर आपको सिर्फ स्टेट करने के लिए आए लॉ तो आपको इसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ की भी और सेकंड लॉ की भी। और सेकंड लॉ में फिर जो फॉर्मूला इसका डिराइव होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, वो आप कैसे डिराइव करते हैं सेकंड लॉ में, वो याद रहना चाहिए आपको। और नेक्स्ट इज़ मैस एंड वेट। इसको ज़रूर देखिएगा, मैस और वेट में एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इनका आप लिख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद लिख सकते हैं कि मैस रिमेन्स कांस्टेंट, वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। यूनिट लिख सकते हैं, ये 3 लिख सकते हैं इनके डिफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम का टॉपिक है, विल गो विद मोमेंटम। हाँ, कनेक्टेड बॉडीज, ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि दो बॉडीज हैं वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों बॉडीज, पहला केस है वर्टिकल है, जैसे ये केस है इसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं। और दूसरा केस है जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी बॉडी वर्टिकल होती है, बल्कि नहीं, आपके कोर्स में वो दूसरा केस डिलीट कर दिया गया था। तो एक ही केस है जिसमें बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं। तो जब वर्टिकली बॉडीज मूव कर रही हो तो आपने उनकी 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक, ये जो स्ट्रिंग यूज हुआ हुआ है, इस स्ट्रिंग की टेंशन ये कितनी है, तो टेंशन। और दूसरा, जब ये मास एक्सेलरेट करेंगे तो उनकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो ये डेरिवेशन है जिसमें आप एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंटम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इसमें ये 2 टॉपिक्स, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, इसको भी अगेन न्यूमेरिकल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेरिवेशन हो गया एंड में, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के क्वेश्चन के लिहाज से भी। एंड देन ऑफ कोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये फर्स्ट ईयर तक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है कि इसके क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर तक आते हैं। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। और उसमें फिर आप एग्जांपल ये बुलेट और गन की ये साथ कोट भी कर सकते हैं, और इसका एक न्यूमेरिकल भी है, मैंने भी सॉल्व भी कर दिया है दूसरी वीडियो में, वो देख लीजिएगा, साथ एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है और एग्जाम्पल भी है। ये एग्जाम्पल और वो न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं बिल्कुल। उसके बाद इस चैप्टर में है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हैं वो मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बहुत थोड़े से हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी सी वो पॉइंट्स हैं, लेकिन पेपर में इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एंड वाई इज़ रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनटू अ सिंगल पॉइंट। एंड देन मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये ज़रूर कीजिएगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, और न्यूमेरिकल्स में से 2 न्यूमेरिकल्स मैंने भी करवा दिए हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स नोट्स में भी आपको साथ दे दूँगा सॉल्व हुए हुए, लेकिन किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स में, दोबारा समझा दूंगा आपको। तो इसके न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपका सेकंड एनुअल है। तो ये याद रखिएगा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, इनमें से पेपर में ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के मैंने 2 एटलीस्ट वो करवा दिए हैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 तक ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और इस वीडियो के साथ ही मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें मैं आपको इन 4 चैप्टर्स का सिर्फ एक टेस्ट जो है, यानी हर चैप्टर में से क्वेश्चन होंगे कुछ उसमें, वो टेस्ट भी साथ इसके ना अटैच कर दूंगा। और बाकी जो मैंने जैसे कहा था कि नोट्स, वो किप्स के नोट्स हैं मेरे पास 9th क्लास के तमाम चैप्टर्स के, तो वो भी मैं इस वीडियो या अगली वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। तो पहले आपको जो हर चैप्टर के मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस बताए हैं, वो कोशिश कीजिएगा, वो ज़रूर आप अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 भी। अम, इसमें सबसे पहले जो है वो वेक्टर्स का टॉपिक है कि वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को, अगर वो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हैं,
या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड कर सकते हैं उनका जस्ट मैग्नीट्यूड को प्लस या माइनस करके। अगर वो एक डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि एक वेक्टर पॉजिटिव है और दूसरा वेक्टर जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसा कि ये सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि एक वेक्टर है एफ ए, उसका नाम एक फोर्स है, वो एक एंगल थीटा ए बना रही है, और दूसरी एक और फोर्स है वो एक डिफरेंट एंगल बना रही है। यानी यूँ समझ लें कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के साथ आपने दो स्ट्रिंग्स, दो रस्सियां बांध दी और दोनों डिफरेंट एंगल के ऊपर उसको पुल कर रहे हैं। ये ए है और ये बी है फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस का सम कैसे होगा? तो इनका सम होता है हेड टू टेल रूल से। तो हेड टू टेल रूल जरूर आपने करना है कि पहले आप फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर ए है, उसके हेड से आप सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सेकंड वेक्टर का जो भी एंगल गिवन है उतने ही एंगल पे वो वेक्टर ड्रॉ होता है, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ड्रॉ होता है। तो ये हेड टू टेल रूल का पूरा प्रोसीजर ये आपने जरूर करना है पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड देखें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स और एंगल्स आपको गिवन हो और रिजल्टेंट वेक्टर आप ड्रॉ करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें। तो ये एग्जांपल जो सामने ये आपने साथ करनी है। फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो दो वेक्टर्स को ऐड करें तो एक वेक्टर आता है, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, जैसे एक रोप है, एक रस्सी है, इसको हमने खींचा है तो एक फोर्स लगाई है, तो इस फोर्स के दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। तो एक फोर्स को, एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के मेथड को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ये पूरा टॉपिक, उसकी पूरी डेरिवेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक वेक्टर जो एफ, उसको दो वेक्टर्स यानी एफ एक्स और एफ वाई, उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना जो है, इसको कैसे करते हैं। फिर उन कंपोनेंट्स की वैल्यूज देखिए कि जो एफ एक्स है कंपोनेंट, वो होता है वो वेक्टर इटसेल्फ एफ टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा। इसका न्यूमेरिकल भी जरूर पेपर में आता है। तो ये न्यूमेरिकल प्लस ये टॉपिक इटसेल्फ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। और फिर अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स पता हो, जैसे एफ एक्स और एफ वाई पता हो, और फोर्स एफ फाइंड करनी हो, तो ये फॉर्मूला आप लगाते हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो वेक्टर। तो आगे इसके देख लीजिए, जैसे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में भी आपने फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स आगे एक्सरसाइज में भी है, वो मैं साथ इंशाल्लाह करवा दूंगा दूसरी वीडियो में। और उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस। जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक फोर्स है और एक डिस्टेंस है, इस पे डिपेंड करता है। तो आपको अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज़ करते हैं। तो वो लॉन्ग स्पैनर यूज़ करने की वजह, या एक डोर का जो नॉब है, जो हैंडल है, वो डोर के एंड पे रखने की वजह, तो वजह सिर्फ ये होती है कि जो टॉर्क रिक्वायर्ड होती है वो टॉर्क डिपेंड करती है फोर्स और डिस्टेंस पे। तो जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी दो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करके दूसरी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो फोर्स और डिस्टेंस में से हम डिस्टेंस को ज्यादा कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, तो फोर्स रिक्वायर्ड जब वो कम हो जाती है। तो टॉर्क के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में यही रीजन होती है। जैसे ये डोर नॉब का भी है यहाँ पे, और ये इसका भी है रेंच का या स्पैनर का, कि इसकी मोमेंट आर्म जो है वो लॉन्ग करके फोर्स रिक्वायर्ड जो वो है वो कम हो जाती है, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस दो होती है, याद रखिएगा, ये दो चीजें हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और एक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। एक, उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस ऐड अप करें, सम आ जाए जीरो, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। और दूसरा, उस पे लगने वाली टॉर्क्स, फोर्सेस की वजह से अगर टॉर्क्स लग रही हैं तो उन टॉर्क्स का सम जीरो है। और इसी की बेस पे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आगे आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये इस मीटर रॉड को हमने इस वेज के ऊपर बैलेंस किया है, तो इसकी एक तरफ एक वेट है, दूसरी तरफ दूसरा वेट है।
ये जो वेट है ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये डाउनवर्ड वेट इसका फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला वेट भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है दोनों साइडों की टॉर्क बराबर होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल में आपको या तो कोई फोर्स या कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मिल सकता है, तो इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। फिर उसके बाद है ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब टाइप्स कौन कौन सी होती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने की वजह से इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक बात याद रख लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होने के दो तरीके हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा लेकिन उसकी मूव करते हुए वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ये दो बातें जब होंगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो। स्टैटिक में रेस्ट पर होगा, इसको रेस्ट पे कह देते हैं स्टैटिक को, और जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक कह देते हैं। और डायनामिक में ट्रांसलेशनल आ गया और रोटेशनल आ गया। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि वो रोटेट नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और रोटेशनल का मतलब है वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जैसा कि ये फैन है, इसका भी उसी तरह एक्सेलरेशन जीरो है और इस पे लगने वाली टॉर्क्स का सम जो है वो जीरो है। नेक्स्ट उसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी, और फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इनमें आपने दो दो बातें सब में बतानी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है ये बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब में ये बात बतानी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर जब आप डिस्टर्ब करते हैं उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या होता है, और डिस्टर्बेंस के बाद क्या वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है या नहीं आती। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होती है। जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर हो जाती है, और जब आप उसको रिलीज करते हैं, वो डिस्टर्बेंस खत्म करते हैं, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे बुक लाइंग ऑन अ टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है, डिस्टर्ब करने से वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, नई पोजीशन अटेन कर लेता है वो ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल करने का मतलब ही यही है, स्टेबल करने का तरीका यही है कि उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएं, और उसके लिए क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, ये जब आई थिंक पेपर में आया था कि उसका सेंटर ऑफ मास लोअर कर दें, उसका एरिया बेस का एरिया ज्यादा कर दें, या दोनों काम कर दें। तो आपने ये दो बातें बहरहाल याद रख लें कि या उसका सेंटर ऑफ मास लो कर दें या उसका एरिया जो है वो वाइड कर दें, बेस का एरिया जो है वाइड कर दें, इसलिए बसेस वगैरह का एरिया वाइड होता है बेस का। तो ये चैप्टर नंबर 4 तक इम्पोर्टेंट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए। अब इसके साथ ही मैं इसके टेस्ट पहले 4 चैप्टर्स के साथ ही अपलोड कर रहा हूँ, और नोट्स भी इस वीडियो या अगली वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो बाकी अगले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।